गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन बात कर रहे थे परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाओं से संबंधित कुछ एक बिंदु की बात कर रहे थे, जिसमें हमने उनकी कुछ एक पॉइंट्स बताए थे ऑक्सीकरण अवस्था से संबंधित। उसमें से एक पॉइंट था कि उनके जो ऑक्साइड्स हैं उनकी जो अम्लीय प्रकृति है वो बाएं से दाएं जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्थाओं के मान बढ़ते हैं उनकी अम्लीय प्रकृतियों के मान बढ़ जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया है ऑक्सीकरण अवस्था +2 से +7 होती है, तो किस तरह से प्रबल क्षारीय से दुर्बल क्षारीय, फिर उभयधर्मी, फिर वीक एसिडिक और स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो जाता है ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर। साथ ही स्टूडेंट्स ऑक्सीकरण अवस्थाओं से संबंधित बिंदुओं के अंदर एक पॉइंट ये भी नोट किया जा सकता है कि ये देखा जाता है कि जो संक्रमण धातु तत्व है इनमें जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है इनकी वो हमेशा उच्च विद्युत ऋणीय परमाणु द्वारा संतुष्ट होती है। यानी कि जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा है उनमें उच्च विद्युत ऋणता वाला परमाणु ही उनके साथ बॉन्ड बना सकता है। जैसे वेनेडियम ऑक्सीजन के साथ V2O5 बना लेता है, इसी तरह से IF7 फ्लोरीन के साथ या ऑक्साइड के साथ इनकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं में या उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं जैसे +6 या +7 में जनरली इनके कंपाउंड जो है वो फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ ही पाए जाते हैं। कम विद्युत ऋणीय परमाणु के साथ ही उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं में यौगिक नहीं बनाते हैं, ये पॉइंट भी दिया जा सकता है। तो नेक्स्ट इनका जो अपन इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे 3D श्रेणी तत्वों की, उसमें अगली प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स आप नोट कर सकते हो रंग, कलर। देखो स्टूडेंट्स कलर की अपन बात करते हैं तो ये देखते हैं कि जो संक्रमण धातु तत्व हैं वो रंगीन होते हैं। जब अपन कलर की बात करते हैं, रंग की बात करते हैं तो अपन देखते हैं कि जो संक्रमण धातु तत्व है वो कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम रंग की बात करते हैं तो जैसा कि हमने पहले भी आपको पिछली कक्षाओं में बताया है कि रंग का मतलब, रंग का जो सीधा रिलेशन है वो ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण से होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो वो निश्चित तरंगदैर्ध्य की विकिरणों का अवशोषण करके जाता है, और जब वो वापस पुनः ग्राउंड स्टेट में आता है, आद्यावस्था में आता है, तो अवशोषित विकिरणों के पूरक रंग का उत्सर्जन करता है, और जिस रंग का वो उत्सर्जन करता है उसी रंग का हमें दिखाई देता है। तो यहाँ जैसा कि हमें पता है कि जो 3D श्रेणी तत्व है वो कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखने के पीछे दो रीजन है कि इनमें संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं। इनमें कॉम्प्लेक्सेशन नेचर बहुत ज़्यादा होती है, संकुलन की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। इस टॉपिक को, इस यूनिट को अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ चुके हैं कि संकुल यौगिक बनाने के लिए किसी मेटल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इसको मैं दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ कि एक तो यहाँ ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि जो 3D सीरीज एलिमेंट्स हैं वो संकुल यौगिक बनाते हैं। भाई संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं, संकुल यौगिक बनाने के लिए इनमें क्या होना चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है कि वो तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाए, यानी कि उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 1 से ज़्यादा हो। ऐसा कोई तत्व जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है वो संकुल यौगिक बनाने का गुण रखता है। दूसरा, इनके जो तत्व है 3D श्रेणी के जो तत्व है इनका साइज छोटा होता है, आकार छोटा होता है, और इनके आकार में जो परिवर्तन है वो बहुत कम होता है, इसलिए ये संकुल यौगिक बनाते हैं। और कारण दिया जा सकता है संकुलन की प्रवृत्ति के पीछे कि इनके जो N-1d कक्षक, रिक्त कक्षक होते हैं, उपयुक्त ऊर्जा के रिक्त कक्षक उपलब्ध हो जाते हैं जिसमें लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन देकर आसानी से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसको रंगीन प्रवृत्ति के साथ अपन देख सकते हैं कि जैसे टाइटेनियम का अपन एक संकुल यौगिक लेते हैं रंगीन प्रवृत्ति को समझने के लिए। टाइटेनियम का एक संकुल यौगिक है TiH2 का होल 6 +3 कॉम्प्लेक्स आयन। देखो स्टूडेंट जब अपन रंगीन प्रवृत्ति को समझने के लिए टाइटेनियम के एक संकुल यौगिक की बात करते हैं तो अपन देखेंगे कि यहाँ पे टाइटेनियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था है, टाइटेनियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। जैसा कि हमें पता है टाइटेनियम 22 नंबर में होता है, उसका एटॉमिक नंबर
22 है आर्गन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं आर्गन 3d1 4s0। 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 तो s में से निकल गए और 1 इलेक्ट्रॉन d में से निकल गया। टाइटेनियम +3 की अगर बात करें तो यहाँ बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आर्गन d में 5 ऑर्बिटल होते हैं और ये 4s और ये हो गया 3d1 इलेक्ट्रॉन। देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमने पढ़ी है, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है तो ये जो 5 डी कक्षक हैं इनकी ऊर्जाएं समान नहीं होती है। ये 5 डी कक्षक समरस जो डी कक्षक हैं, ये से जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, यानी कि सेंटर में यदि अपन टाइटेनियम को स्थित करके उसकी ओर एक अष्टफलक के 6 कोनों की ओर से 6 लिगेंड H2 लिगेंड लेके आते हैं तो ये पाते हैं कि ये जो 5 डी कक्षक हैं, 5 डी कक्षक जिन्हें डीजेनरेट डी ऑर्बिटल कहा जाता है, समभ्रंश डी कक्षक, ये 5 समभ्रंश डी कक्षक हैं डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। जब वहां लिगेंड लेके आते हैं तो ये पांचों डी कक्षक T2G और EG कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं। ये T2G ऑर्बिटल है और ये EG ऑर्बिटल, T2G और EG ऑर्बिटल में स्प्लिट हो जाते हैं और ये जो एनर्जी है ये डेल ओ, इसे ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी कहा जाता है। अष्टफलकीय विपाटन ऊर्जा। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ, ये इसके ऊपर जब विजिबल लाइट डाली जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रमोट होकर ऊपर चला जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन था और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाएगा ऊपर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर एक इसके अंदर था T2G में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, EG में चला गया। और जब ये वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, जब इलेक्ट्रॉन नीचे आता है वापस T2G से, इलेक्ट्रॉन वापस EG में आता है। यहाँ ऊपर से जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, जिसे DD संक्रमण कहा जाता है, DD ट्रांजैक्शन कहा जाता है, तो ये अवशोषित विकिरणों के पूरक रंग का इमिशन करेगा, उत्सर्जन करेगा, HNO उत्सर्जन, और यहाँ पे क्या कर रहा था, अवशोषण। रेसिप्रोकल कलर का उत्सर्जन करेगा, विकिरणों का उत्सर्जन करेगा और उसी रंग का हमें दिखाई देगा, संकुलों रंग, कलरफुल नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो इस डीडी संक्रमण के कारण, डीडी ट्रांजैक्शन इसे कहा जाता है, और इस डीडी संक्रमण के कारण ये जो संकुल हैं ये रंगीन प्रवृत्ति के होते हैं। तो अपन यहाँ देख सकते हैं कि 3D श्रेणी तत्व कलरफुल होते हैं, कलरफुल नेचर के होते हैं, रंगीन प्रवृत्ति के होते हैं। ये चीजें यहाँ पे देखी जा सकती है। इसी तरह से स्कैंडियम हो, चाहे कॉपर हो, चाहे जिंक हो, वो सभी रंगीन होते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो दे सकते हैं कि जो 3D सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स हैं, ये 8 नंबर या 7 नंबर जो भी है, प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व उत्प्रेरकीय गुण रखते हैं, राइट, उत्प्रेरकीय कैटालिटिक, उत्प्रेरकीय गुण, उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि कैटालिटिक प्रॉपर्टीज प्रदर्शित करते हैं। ये कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। देखो उत्प्रेरक जब काम करता है उसके दो सिद्धांत देखे जाते हैं। तो अधिशोषण सिद्धांत होता है, मध्यवर्ती सिद्धांत अपन पढ़ते हैं। अधिशोषण सिद्धांत इस थ्योरी पर आधारित होता है, या उसका बेस जो है वो ये होता है कि किसी उत्प्रेरक के सतह पर, सरफेस पर एक्टिव साइट्स पाई जाती हैं, सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। उन सक्रिय स्थल के साथ कोई रिएक्टेंट जुड़ जाता है और वो जब प्रोडक्ट में चेंज होता है तो उस रिएक्टेंट को हटा के दूसरे प्रोडक्ट को
वहां से सक्रिय स्थल से, जब दोनों सक्रिय स्थल से दो कोई रिएक्टेंट जुड़ते हैं, एक्टिव साइड से दो कोई रिएक्टेंट जुड़ते हैं, जैसे मान लो ये कैटलिस्ट है और ये इसकी एक्टिव साइड है, इसके ऊपर ये रिएक्टेंट को, क्रिया कारकों को अपनी सतह पर जोड़ देता है। जैसे ही अपनी सतह पर जोड़ देता है इन दोनों रिएक्टेंट को, तो ये रिएक्टेंट एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, जिससे इनमें चेंज आ जाता है, इनमें एक दूसरे से रिएक्शन कर लेते हैं, इंटरचेंज, इनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं कुछ, और जिसके थ्रू ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से एक किन्हीं दो रिएक्टेंट के बीच कोई अभिक्रिया करवाई जा सकती है, या उस अभिक्रिया की स्पीड को बदला जा सकता है। दोबारा से मैं आपको रिपीट कर दूं कि जो 3D सीरीज के एलिमेंट हैं वो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, यानी कि ये उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। उत्प्रेरकीय गुण दर्शाने के पीछे रीजन होता है कि ये जो तत्व है, इस श्रेणी के जो तत्व हैं उनकी सतह पर क्रियाशील स्थल पाए जाते हैं, सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। उन सक्रिय स्थलों पर ये अधिशोषण के द्वारा रिएक्टेंट को जोड़ देते हैं, और इस तरह से रिएक्टेंट जब इनकी सतह से जुड़ते हैं सक्रिय स्थलों से, तो वो एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, और नजदीक आने के कारण उनके बीच रिएक्शंस हो जाती है, जो प्रोडक्ट के फॉर्म में अलग हो जाते हैं। ये इसका अधिशोषण सिद्धांत है। दूसरा एक मध्यवर्ती सिद्धांत दिया जा सकता है उत्प्रेरकों के लिए, कि उसके अंदर होता है कि रिएक्टेंट जो है वो उत्प्रेरक के साथ, उत्प्रेरक के थ्रू एक मध्यवर्ती बनाता है, इंटरमीडिएट बनाता है, और वो जो इंटरमीडिएट होता है वो दूसरे रिएक्टेंट के साथ जब क्रिया करता है तो फिर प्रोडक्ट में बदल जाता है। इस तरह से रिएक्टेंट जो है अभिकारक है वो मध्यवर्ती के थ्रू और उत्प्रेरक के थ्रू किसके अंदर बदल जाता है, उत्पाद में बदल जाता है। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया में काम आए बगैर उस अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा देते हैं। इस तरह से वैनेडियम के V2O5, टाइटेनियम, FeNiCO वगैरह बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जिसके अंदर उत्प्रेरक के रूप में काम में लाए जा सकते हैं। तो यहाँ कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को जब अपन रिप्रेजेंट करेंगे, इनके गुण को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस देखी जाती है जिनमें 3D श्रेणी से संबंधित तत्वों को एज ए कैटालिस्ट काम में लाया जाता है। और बाकी कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैटालिस्ट कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीजें आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। बाकी इसके बारे में और ज़्यादा यदि आपको पढ़ना है तो आप कोई भी रेफरेंस बुक लेकर वहाँ से भी रीड कर सकते हैं। तो ये था इनका उत्प्रेरकीय गुण। दूसरा इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर अपन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो वो होती है ये अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, इंटरस्टेनल कंपाउंड्स बनाते हैं, अंतराकाशी कंपाउंड, अंतराकाशी यौगिक, अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। अंतराकाशी यौगिक का मतलब होता है कि जो इस श्रेणी के जो तत्व हैं वो BCC, FCC वगैरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्रिस्टल संरचना है। जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर फिजिकल में पढ़ा था कि BCC संरचना बनाते हैं क्रिस्टलीय यौगिक, FCC बनाते हैं, SCP बनाते हैं, CCP बनाते हैं। तो ये जितने भी क्रिस्टलिक स्ट्रक्चर्स हैं उनके बीच क्रिस्टलीय संरचनाएं हैं, उनमें जो अवयवी कण पाए जाते हैं उन कणों के बीच स्टूडेंट्स ये देखा जाता है कुछ खाली जगह रह जाती है, उन कणों के बीच कुछ खाली जगह रह जाती है, और उस खाली जगह के अंदर कोई छोटे आकार का जो परमाणु है, जैसे कार्बन का परमाणु है, हाइड्रोजन का परमाणु है, निकेल का परमाणु है, इस तरह के छोटे परमाणु हैं जो वहाँ पे समा सकते हैं, वहाँ पे समायोजित हो जाते हैं, वहाँ सेट हो जाते हैं, और इस तरह के जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें अंतराकाशी यौगिक कहा जाता है। अंतराकाशी स्थानों में छोटे परमाणुओं के स्थित होने पर जो 3D श्रेणी के तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक है वो अंतराकाशी यौगिक है, और ये 3D श्रेणी तत्व अंतराकाशी यौगिक बनाने की एक प्रवृत्ति रखते हैं, जिसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसी तरह से नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड भी बनाते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक, इनके अंदर एक गुण होता है, ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड भी स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक। स्टूडेंट्स ये जो है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक भी बनाते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक Fe ऑक्साइड्स के अंदर बहुत देखा जाता है। देखो आपने जब क्रिस्टलीय यौगिकों का क्लासिफिकेशन पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पे आपने देखा था कि जो क्रिस्टलीय यौगिक होते हैं वो दो तरह की त्रुटियां दर्शाते हैं, डिफेक्ट्स दो तरह के होते हैं, तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट।
जैसा हमने स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर उनकी स्टाइकियोमेट्री नहीं बदलती, और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो पाए जाते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियां जो पाई जाती है, समीकरणितीय जो त्रुटियां पाई जाती है, उनमें उनका जो रेशियो होता है, एलिमेंट्स के बीच जो रेशियो होता है किसी कंपाउंड में, वो बदल जाता है, तो उनकी स्टाइकियोमेट्री चेंज हो जाती है। तो यहाँ स्टूडेंट ये देखा जाता है कि जो आयरन के ऑक्साइड्स हैं वो इस तरह के कई ऑक्साइड देखे जाते हैं जिनमें उनका जो रेशियो है वो डेसिमल में पाया जाता है, यानी कि जो रेशियो है फिक्स नहीं रहता, सिंपल रेशियो नहीं होता, वो सरल अनुपात में नहीं होता है। इस तरह के जो यौगिक हैं जिनमें उनका जो रेशियो है वो सरल अनुपात में नहीं रहता, उनको नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स कहा जाता है। और यहाँ ये देखा जाता है 3D सीरीज के जो एलिमेंट हैं वो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो यह स्टूडेंट्स, अब हमने इस यूनिट के अंदर 3D सीरीज के एलिमेंट्स के बारे में बात की। नेक्स्ट जो अपनी यूनिट है उसको अपन नेक्स्ट यूनिट इनऑर्गेनिक की भी पढ़ेंगे, अपन ऑर्गेनिक को लेके नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे आते हैं। थैंक्स।